हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। पुनः एक बार फिर से आप लोगों का केमिस्ट्री कुरियर में स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे इस क्रिटिकल सिचुएशन में। तो जैसा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 11th का टॉपिक है और अभी वही पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। हम बार बार बोल रहे हैं जो हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन के लिए जरूरत पड़ता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के हम लोग लेक्चर 4 में पहुंच चुके हैं। लेक्चर 3 इम्पोर्टेंट था, 1 और 2 में बेसिक कंसेप्ट था, वो एकदम बेसिक था, कोई खास उसमें नहीं था। लेक्चर 3 वाला इम्पोर्टेंट था और उसके आगे तो बताए थे कि क्वांटम नंबर हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम लोग आज का डिस्कशन क्वांटम नंबर से स्टार्ट करेंगे। क्वांटम नंबर का डिफिनीशन बता दिए थे, कितने टाइप्स का क्वांटम नंबर होते हैं ये भी हम आपको बता दिए थे पिछले लेक्चर में। उसके बाद ये भी बताए थे कि कौन सा क्वांटम नंबर आता है स्क्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से और कौन सा क्वांटम नंबर वहां से नहीं आता है। तो हम लोग का डिस्कशन क्वांटम नंबर पर होने वाला है। फिर आपको एक बार फिर से हम बोल देते हैं कि अगर वीडियो आप देखते हैं आपको पसंद आता है तो थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो कोचिंग है एक गरीब का कोचिंग है, आपको पता होना चाहिए। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पे, हम लोग के पास सुविधा नहीं है, टेक्निकल चीज बहुत नहीं है, बस सिंपल वे में किया जा रहा है। लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपका कंटेंट होगा, जितना आपको जरूरत होगा, जितना क्वांटिटी का वो सारा दिया जाएगा, उससे ज्यादा दिया जाएगा इन ए गुड मैनर, सही तरीके से अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अपना नंबर हम बता दिए थे लेक्चर नंबर 3 में लास्ट में, एक बार फिर सुन लीजिए 7079491158। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कोई भी आपका डाउट हो उस पर भेज सकते हैं, उसको आपको दूर कर दिया जाएगा वो डाउट को। तो अब आइए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज क्वांटम नंबर। तो आज का लेक्चर क्वांटम नंबर है। तो क्वांटम नंबर कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का होता है। यह हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आज स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है भाई? देखिए, बताए थे कि एटम का स्ट्रक्चर बताते आ रहे हैं, जब से शुरू किए हैं। एटम में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आउटसाइड में बहुत सारे सेल होता है। हम बताए थे कि सेल या ऑर्बिट का कंसेप्ट किसने दिया था? इसके जस्ट पीछे वाला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 में बताए थे कि ऑर्बिट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय बोर, और वह एक रियल नहीं है, ऑर्बिट रियल नहीं है। तो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बोर ने दिया था और बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ये कॉन्सेप्ट बोर ने दिया था। तो उस ऑर्बिट या जिसको सेल बोलते हैं, उस सेल को रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ऑर्बिट या सेल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ये भी बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम इज गिवन बाय क्या? बोर। क्यों? क्योंकि सेल या ऑर्बिट को जो रिप्रेजेंट करता है ना, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम। तो इसलिए बोलते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय बोर एंड इट इज डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे आप डिनोट कीजिएगा? स्मॉल एन से। एन का जो पॉसिबल वैल्यू है, एन का जो पॉसिबल वैल्यूज है, मतलब एन का वैल्यू आप क्या लग सकते हैं? एनी पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट 0, यानी 1 से स्टार्ट करके आप 1 to इंफिनिटी के अंदर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। एन का ये पॉसिबल यानी संभावित वैल्यू हो गया। तो एन का पॉसिबल वैल्यू क्या हो गया? 1 to इंफिनिटी। लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू का मतलब क्या? जो हम लोग यूज करेंगे, मतलब जो हमको यूज होगा
वो होगा 1 to 7 जनरली होता है, 1 to 7 होगा। तो एक आइडिया तो यही लिखा हुआ है जो हम बोल दिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोर ने दिया, किसने दिया? बोर ने। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? स्मॉल एन से। यानी अब जहां भी एन और स्मॉल एन दिखे ना, या इस लेक्चर जो भी जब तक ये लेक्चर चलेगा, यानी एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन का पॉसिबल वैल्यू 1 to इंफिनिटी होगा, ये भी बता दिए। और प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होगा? 1 to 37 होगा, यानी 1 to 37। अब देखिए इंफॉर्मेशन गिवन बाय एन, मतलब एन से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा? हम क्या बताए थे कि किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो इंफॉर्मेशन कौन आपको प्रोवाइड करता है? क्वांटम नंबर्स। गोलू बोल दिया हम को बोलने से पहले भी, मेरा बोलने से क्या बोला कि सर क्वांटम नंबर्स, जो कि बताया गया है इसके जस्ट पीछे वाले लेक्चर में। तो जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करना है इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो कौन आपको सूचना देगा, कौन बताएगा? क्वांटम नंबर्स। तो अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या सूचना देगा? यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू यदि पाता है, क्या बोले कि एन का वैल्यू क्या हो सकता है? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो अगर एन का वैल्यू हमको पता है तो उससे हमको क्या इंफॉर्मेशन निकल कर आएगा, उससे हमको क्या जानकारी मिलेगा? तो वही इंफॉर्मेशन गिवन बाय एन। पहले एन देख लीजिए, कह रहा है इट रिप्रेजेंट्स द नेम। नेम क्या रिप्रेजेंट करता है? नेम, साइज एंड एनर्जी ऑफ द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट। क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल का नेम। कौन सा सेल का, उस सेल का नेम क्या होगा, उसका साइज क्या होगा और एनर्जी क्या होगा, ये कौन रिप्रेजेंट करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। टू व्हिच इलेक्ट्रॉन बिलोंग, टू व्हिच इलेक्ट्रॉन बिलोंग। अभी क्या डिस्कशन चल रहा है पिछले लेक्चर से कि इलेक्ट्रॉन सेल में रिवॉल्व करता है, सेल या ऑर्बिट भी उसको बोलते हैं। तो अगर किसी सेल में इलेक्ट्रॉन है, किसी सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो वो किस सेल में है ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। उसके बाद जिस सेल में है उसका एनर्जी कितना है, साइज क्या होगा, ये कौन बता देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन बता देता है? प्रिंसिपल क्वांटम। तो सेल के बाद सेल का नेमिंग करना हो, सेल का एनर्जी निकालना हो, चाहे उसका साइज निकालना हो, किसी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, वो सारा इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिल जाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। आगे देखिए, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन, एन का अलग अलग मान। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन, एन का जो अलग अलग मान है, गिव्स डिफरेंट सेल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है, एन का जो अलग अलग मान है ना, एन का जो अलग अलग मान होगा, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, क्या हो, 4। सिंपल है। अरे भाई एन का जानी गए कि एन हैज एनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, एन के पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगा, तो बहुत सारे हो सकता है, देख ही रहे। तो वो जो अलग अलग आप वैल्यू उसको लीजिएगा, उसका अलग अलग वैल्यू आप लीजिएगा, तो वो अलग अलग सेल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? सेल नंबर को। सिंपल है। यानी n बराबर 1 है तो होगा फर्स्ट सेल, n बराबर 2 है तो क्या होगा? सेकेंड सेल, n बराबर 3 है तो क्या हो गया? थर्ड सेल, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? तो n बराबर 1 फर्स्ट सेल, इसी को बोलते हैं के सेल। क्या बोलते हैं? के सेल। n बराबर से 2 है तो सेकेंड सेल, इसको बोलते हैं एल सेल। उसी तरह थर्ड सेल या एम सेल, फोर्थ सेल या एन सेल, ये हो जाएगा फिफ्थ सेल, और ओ सेल हो जाएगा, ओ सेल पी सेल आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? यानी एन के वैल्यू से हमको क्या पता चल गया? सेल नंबर। और जब पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे तो ये भी बताएंगे कि एन के वैल्यू से पीरियड नंबर भी का इंफॉर्मेशन मिलता है, जानकारी। तो वो पीरियोडिक टेबल में कि कैसे वो
पीरियड नंबर निकालेंगे वो वहां बताएंगे पीरियोडिक टेबल में। तो बस ये हम बता दिए कि n के वैल्यू से सेल नंबर भी निकल कर आता है और पीरियड नंबर भी निकल कर आ सकता है कि कोई एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है। तो ये कौन प्रोवाइड करेगा, किसका मान, n का मान। अब देखिए सेकेंड नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ n इंक्रीज है। देखिए ये जानते होंगे ऊपर एरो का मतलब होता है इंक्रीज है, अगर ये डाउन द एरो होगा तो इसका मतलब होगा डिक्रीज है। तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ n इंक्रीज, अगर n का मान इंक्रीज कर रहा है, कहने का मतलब n बराबर 1 2 3 4, तो क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ। तो जब n का वैल्यू इंक्रीज करता है ना तो एटम का साइज या ऑर्बिटल का साइज बोलिए इंक्रीज करेगा। क्या हम क्या बताए थे, ऑर्बिटल के बारे में आपको बता चुके हैं कि ऑर्बिटल एटम के अंदर वैसा रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा होता है। तो अगर एटम का साइज बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो स्वाभाविक है आप ये भी बोल सकते हैं कि ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज कर रहा है। तो यहां से एक कंक्लूजन हुआ कि अगर n का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक साइज कहिए और चाहे ऑर्बिटल का साइज कहिए वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जैसे अगर यहां लिया जाए ए हम लोग का न्यूक्लियस हो गया, क्या हुआ, न्यूक्लियस ए हो गया फर्स्ट सेल, ए हो गया सेकेंड सेल, ए हो गया थर्ड सेल। तो देख रहे हैं ए तो न्यूक्लियस हो गया, तो ए हो गया आपका क्या, एन बराबर 1 हो गया, एन बराबर 2 हो गया, एन बराबर क्या हो गया 3 हो गया। तो जैसे जैसे एन का वैल्यू इंक्रीज किया एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, और जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा, क्योंकि ऑर्बिटल तो एटम के इनसाइड ही है। ऑर्बिटल तो भाई एटम के इनसाइड वाला ही रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो अभी तक n से हम क्या, आप n से अभी क्या निकाले सूचना कि n का वैल्यू सेल नंबर देगा, अलग अलग n का वैल्यू लीजिएगा तो अलग अलग सेल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज कराइएगा उसी तरह एटॉमिक साइज कहिए चाहे ऑर्बिटल का साइज कहिए क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आइए अब इसमें हम लोग आगे की ओर देखते हैं कि और इससे इंफॉर्मेशन निकल करके आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। अभी 2 पॉइंट आपको डिस्कस किए थे ना, तो अगला पॉइंट थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है सामने। तो देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर। ये फॉर्मूला जब हम फिजिकल फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, बोले हैं शुरू से जब फिजिकल वाला में पढ़ाएंगे तो इस फॉर्मूला का वहां हम डेरिवेशन करेंगे। फॉर्मूला भी याद रखना, ऐसे आपको भी पता है, पूरा दुनिया को पता है जो भी तैयारी कर रहे हैं नीट या जेई का, मतलब कोई भी एग्जाम का, कि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उस फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन कौन करता है, डेरिवेशन से सवाल कहाँ आता है, फॉर्मूला बेसिस सवाल आता है। तो मेन तो है कि फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, फॉर्मूला कैसे आया नहीं आया इस पर दिमाग लगाने की क्या जरूरत, फायदा क्या होगा। अब कोई सोचे कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिए हैं, मास्टर लिख दिया, कैसे हुआ। तो चूंकि तो हम तो ये भी बोल रहे हैं कि नहीं हम इसको डेराइव भी करवाएंगे। ऐसे फिजिक्स में 12th में भी पढ़ा जाता है सब, तो हम फिजिकल वाला में जरूर डेराइव करवाएंगे बोल रहे हैं। अभी आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि याद रहेगा तो सवाल आसानी से बन जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि वैल्यू ऑफ n इंक्रीज, बोले ऊपर एरो होगा तो उसका इंक्रीज और नीचे डिक्रीज। तो अगर कह रहा है n का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस ऑफ सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज, ये तो स्वाभाविक बात है। अभी देख रहे हैं कि n का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो साइज इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज कर रहा है मतलब जो अलग अलग सेल है उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, स्वाभाविक बात है। अरे भाई एटम का साइज क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उसमें सेल की संख्या बढ़ रहा है। अब कोई मान लिया जाए हॉस्टल है चाहे कोई लॉज है रहते हैं, तो लॉज का साइज क्या बताए थे, डिपेंड करेगा कि उसमें रूम की संख्या कितना है। उस हॉस्टल में जितना रूम का संख्या ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी वो ज्यादा स्पेस में बना हुआ है मकान। तो उसी तरह अगर सेल की संख्या ज्यादा है तो एटम का साइज ज्यादा है, यानी एटॉमिक साइज ज्यादा है।
और सेल की संख्या ज्यादा है, यानी जो सेल है न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो सेल का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अब जैसे देखें ना, ये न्यूक्लियस है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और होगा, आगे भी होगा। तो ये जो पहला सेल है, तो यहां से नहीं पता चल रहा है कि न्यूक्लियस है, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं r1 है, इसका डिस्टेंस r2 है और इसका डिस्टेंस r3 है। तो ये तो कोई भी बता देगा क्या कि यहां से क्या कि r1, यहां से क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है भाई, r1 लेस देन r2 लेस देन r3 एंड सो ऑन। आप उसको यहां से प्रूव भी कर सकते हैं, आप उसको इस फॉर्मूला से प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए r का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, rn मानत rn यहां लगा दो, अच्छा रहेगा। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हो गया, rn का मतलब ये हो जाएगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ nth ऑर्बिट, यानी 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन n ऑर्बिट मान लेते हैं, इसमें n है। अब n है, n का मतलब 1 2 3 4, अब जितना लेना है, मैक्सिमम वैल्यू n का वैल्यू 4 होगा तो उसमें 4th होगा, 1 2 3 4। n का वैल्यू मैक्सिमम 5 होगा, यानी 1 से स्टार्ट होकर 5 गया होगा, क्योंकि n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। तो अगर देखो यहां पर मान लो एक छोटा सा कैलकुलेशन अगर हम लोग करें, ये सारा कैलकुलेशन किया जाता है फॉर हाइड्रोजन एटम, ये भी ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, पिछले क्लास में भी बता रहे थे। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब ये हुआ कि वैसा सिस्टम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, वैसा एटम हो चाहे आयन हो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, तो हाइड्रोजन जैसा होगा। तो अब हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए भाई एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। तब यहां से R1 निकालो, R1 निकालोगे, R1 निकालोगे तो यहां वैल्यू पुट करोगे 1 का स्क्वायर। R1 मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्बिट, R1 मतलब क्या, n का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो ये नीचे होगा 1 into 0.529 एंगस्ट्रॉम, यानी ओवरऑल आने वाला है 0.529 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है। R2 निकालिएगा, R2 निकालिएगा तो n का वैल्यू क्या होगा 2, तो 2 का स्क्वायर बटा 1 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब इसको कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगा आपका, थोड़ा सा यहाँ 1 मिनट रुक जाइए, घौच पेच हो गया लग रहा है। ऐसे इस सब का कैलकुलेशन तो हम जब पढ़ाएंगे वो तो करेंगे, तो इसका जरूरत भी नहीं है। तो आप R2 निकाल लीजिएगा, R2 में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 1, उसमें 4 से गुना हो जाएगा, स्वाभाविक बात है। तो दिख रहा है ना कि वो ज्यादा ही आने वाला है, क्योंकि नीचे Z है। Z किसी पार्टिकुलर एटम के लिए Z का वैल्यू तो कांस्टेंट होगा भाई, क्या बोल रहा है, हाँ जी सर। अरे भाई अब हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेशन करो, कोई भी पार्टिकुलर एटम के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो Z का वैल्यू तो सेम होगा, कांस्टेंट होगा। बदलेगा क्या, पीरियड नंबर, चाहे ऑर्बिट नंबर इसको बोलते हैं। हम अभी क्या बता रहे थे कि अलग अलग n का वैल्यू अलग अलग सेल नंबर या ऑर्बिट नंबर देगा, उसको पीरियड भी बोलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल वाला में। तो n का वैल्यू बढ़ेगा तो n तो डायरेक्टली ऊपर में है, तो n का वैल्यू बढ़ेगा तो r का वैल्यू बढ़ेगा। तो ए रेडियस nth ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाना है। ये कैसे आया है नहीं आया है उससे भाड़ में जाए, उसका क्या मायना, फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा। आप फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक से एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, कितना डेरिवेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड का क्या सबका डेरिवेशन याद रखते हैं हम लोग, नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं। उसी तरह एक फॉर्मूला और है, n का वैल्यू इंक्रीज करेगा, E एनर्जी ऑफ सेल या ऑर्बिटल, एक ही चीज हुआ, वो भी इंक्रीज करेगा। n का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो सेल कहिए चाहे ऑर्बिटल का कहिए, एनर्जी भी इंक्रीज करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो
तो एनर्जी ऑफ एनएच सेल, En का मतलब एनर्जी ऑफ एनएच सेल का फॉर्मूला -Z/n का स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये वैल्यू चूंकि अभी हम नहीं बता रहे, हम बताए हैं कि ये सारा कैलकुलेशन तो यहाँ करेंगे नहीं, हमको तो यहाँ ये पार्ट देख रहे हैं, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये सारा वैल्यू ऐसा नहीं कि बोलिएगा कि नहीं बता रहे हैं चाहे सर को नहीं आता है। अरे भाई हम आपको बोल रहे हैं कि याद करने के लिए तो हम जरूर याद किए होंगे। तब प्लांक्स कांस्टेंट हो गया, चाहे ये सब वहां बताया जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है, इसको आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ एनएच सेल हो गया -Z/n का होल स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से ए एनर्जी का डाटा डायरेक्ट, यानी फर्स्ट एनर्जी मतलब एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ये सब याद रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाता है। और ये सारा कैलकुलेशन किसके लिए हो रहा है, हाइड्रोजन एटम, चाहे हाइड्रोजन लाइक एटम। बार बार बोल रहे हैं, ये तो हम जब बोर पढ़ाएंगे बोर थ्योरी तो हम सारा फिर से बताएंगे, लेकिन चूंकि याद रहे आपको, जितना बार पढ़िए उतना बार क्या होगा, रिपीट होगा। जितना बार पढ़िएगा उतना बार रिपीट होगा। तब यहां से E1 निकालते हैं हम लोग, E1 का वैल्यू निकालते हैं। किसके लिए फिर कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेशन करेंगे, फॉर एच एटम। किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, एच एटम। E1 निकालते हैं। E1 व्हाट इज मीनिंग ऑफ E1, एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल। इसको क्या बोलिएगा, एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल। निकालिए। तो फिर से एटॉमिक नंबर तो 1 हो गया, तो इस फार्मूला में पुट कीजिए, -Z कितना हो गया, 1/1 का स्क्वायर इंटू 13.6, यानी ये आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहला डाटा मिला है आपको, E1 का मिला, E1 मिला, क्या मिला, E1 मिला। उसी तरह E2 निकालेंगे, E2 क्या होगा, अब लिखेंगे नहीं, E2 क्या होगा, किस सेल का एनर्जी, सेकेंड सेल का एनर्जी। E2 मतलब एनर्जी ऑफ सेकेंड सेल। तो E2 के लिए डाटा पुट करेंगे, माइनस ऊपर एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर तो सेम है हाइड्रोजन के लिए, तो 1, नीचे सेल नंबर है। E2 सेकेंड सेल का एनर्जी, तो 2 का स्क्वायर इंटू 13.6। अब डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे, ए हो जाएगा 1 तो 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से इसमें डिवाइड होगा 13.6 में, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकेंड सेल का एनर्जी ए याद रखिएगा, तो आपके लिए फायदेमंद होगा, सेकेंड सेल का एनर्जी। उसी तरह एक E3 निकाल लीजिए, एनर्जी ऑफ थर्ड सेल। E3 मतलब एनर्जी ऑफ थर्ड सेल। तब फिर वही बात, ऊपर Z है, Z तो वैल्यू सेम होगा, नीचे क्या होगा, 3 का स्क्वायर इंटू 13.6। 13.6 बाई क्या हो जाएगा, 9 से उसमें डिवाइड कीजिए, तो 9 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, तो पहले एक बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा तो ना, तो 13 में से 9 गया, कितना बचेगा, 4। 13 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, 4, तो 4 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 46 होगा, तो ना 5 बार में 45 होगा, तो ऑलमोस्ट इतना लिख सकते हैं। अगर आगे लिखना है तो फिर 46 था ना, तो 45 चला गया, तो 1 बचा, तो वो 10 हो जाएगा, तो एक बार में फिर जाएगा, तो इतना लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक चीज आप देखिए ना, E1 का वैल्यू क्या आया, -13.6, E2 का वैल्यू क्या आया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 का वैल्यू क्या आया, -1.51। अब इसके वैल्यू में माइनस साइन से मल्टीप्लाई है, किससे मल्टीप्लाई है, माइनस साइन से। तो ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, मैथमेटिक्स लगा के बताओ। ये वैल्यू डिक्रीज इंक्रीज न कर रहा है, माइनस में जितना छोटा होगा वो क्या होगा, इंक्रीज न कर गया।
यानी यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि E1 लेस देन E2 लेस देन क्या E3। तो यहां से कंक्लूजन आपका क्या निकला कि यहां से कंक्लूजन निकल रहा है कि E1 लेस देन E2 लेस देन E3 एंड सो ऑन लेस देन क्या En। यानी न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, यानी जो न्यूक्लियस से जितना ज्यादा डिस्टेंस पर सेल है या चाहे ऑर्बिटल है, उसका एनर्जी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बहुत ही क्लियर है, क्लियर कट है। फॉर्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट है कि नहीं वो तो बाद में सोचेंगे। ये और ये डाटा याद रखिए, हाइड्रोजन एटम के लिए ये कितना बार डायरेक्ट पूछ चुका है। तो हम E1 E2 E3 आपको मतलब E4 तक भी याद रखते हैं तो बहुत अच्छा, E3 तक तो हर हाल में याद रखो, ये डाटा डायरेक्ट यूज होता है। एग्जाम आपको क्या, एग्जाम में बहुत चीज का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों, आप भी जानते हैं, आता बहुत लोगों को है, वहां जो टाइम होता है उसी में सबसे डिसाइड करना है। तो जितना ज्यादा याद रहेगा ना समय, उतना वहां आपका कम लगेगा। समय जितना वहां बचत कीजिएगा, समय का जितना कम कंज्यूम कीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन का नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या होगा, बढ़ेगा। और स्कोरिंग देख रहे हैं ना कैसे भाग रहा है, बहुत स्कोरिंग भाग रहा है। तो इसलिए कैलकुलेशन में फास्टनेस आना भी बहुत जरूरी है। अब आगे देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल। nth सेल बोले ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 nth सेल, मतलब अब nth सेल मतलब अगर उसमें टोटल 10 है तो n का मैक्सिमम वैल्यू 10 होगा। अब n का जो वैल्यू ले लिए वही सेल हो गया, n का वैल्यू 2 आ गया तो सेकेंड सेल, n का वैल्यू 5 लिए तो फिफ्थ सेल। तो nth सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला है 2n², ये 9th में भी शायद पढ़ा जाता है, 9th 10th में। तो 2n², तो ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि किसी भी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, किसी भी सेल में उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2n²। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, अगर n का मान दिया हुआ, अगर n का कोई एक पार्टिकुलर मान दिया हुआ है, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ सब सेल उसमें होगा वैल्यू ऑफ n के बराबर, यानी जो n का वैल्यू होगा वही सब सेल होगा। अभी इसको देखेंगे, पहले तो फॉर्मूला याद करना है ना कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, यानी n का एक कोई पार्टिकुलर वैल्यू हुआ है, तो पूछेगा कि बताओ इसमें कितना सब सेल होगा, कितना ऑर्बिटल होगा। बताए थे ना पिछले क्लास में, सीक्वेंस एटम के अंदर प्रवेश करते हैं तो सेल मिलता है, सेल के आगे बढ़ते हैं तो सब सेल आता है, सब सेल के आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, ऑर्बिटल्स आता है। एक एटम के अंदर बहुत सारा सेल हो सकता है, एक सेल से रिलेटेड बहुत सारा सब सेल होगा, और एक सब सेल से रिलेटेड बहुत सारा क्या होगा, ऑर्बिटल्स होंगे। तो वही है कि अगर n का वैल्यू दिया हुआ, एक पार्टिकुलर वैल्यू कोई दिया हुआ है, तो सब सेल का संख्या उसमें कितना होगा, तो जो n का वैल्यू होगा, जैसे n बराबर 2 है तो उसमें कितना सब सेल होगा, 2 होगा। n बराबर 3 है तो सब सेल भी उसमें कितना होगा, 3, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, n का स्क्वायर, यानी n बराबर 2 है तो टोटल ऑर्बिटल उसमें कितना होगा, 2 का स्क्वायर यानी 4। अगर n का वैल्यू 4 है तो सब सेल कितना होगा, 4 ही होगा, और जबकि ऑर्बिटल क्या होगा, 4 का स्क्वायर और क्या होगा, 16 होगा। तो वो कैसे होगा, आइए देखते हैं, कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसको अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए जो फॉर्मूला बताए हैं, अभी कुछ n के बारे में इंफॉर्मेशन लिए हैं। एक तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, एक रेडियस का फॉर्मूला हो गया, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि अभी उधर हमको नहीं जाना है कैलकुलेशन वाला पार्ट में। तो अभी जैसे मान लिया जाए कि ए न्यूक्लियस है, ए हुआ है आपका न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस हो गया, ये आप भी जानते हैं, दुनिया संसार जानता है, ए न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस के जस्ट बगल में फर्स्ट सेल होगा, n बराबर 1, ये कौन सा सेल हो गया, फर्स्ट सेल हो गया, ये हो गया फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल हो गया, n बराबर 1 फर्स्ट सेल रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह आगे होगा सेल, ए हो गया, n बराबर 2 हो गया, ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड सेल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा,
सेकेंड सेल, और ए आगे एक हो गया, एन बराबर 3 ले लीजिए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बोलिए, थर्ड सेल को। ये थर्ड सेल हो गया, लिखने का जरूरी भी नहीं है। और एक यहां ले लीजिए लास्ट में, एन बराबर 4 हो गया, ये फोर्थ सेल को रिप्रेजेंट करेगा, फोर्थ सेल। क्लियर है? न्यूक्लियस ए एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4 और एन बराबर 5 सो ऑन आगे बढ़ते जाएंगे। अभी बता रहे थे कि जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ेगा न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो दिख ही रहा है। अब अभी क्या पढ़े, अभी क्या पढ़े, अभी ये पढ़े कि एन के वैल्यू से सेल नंबर पता चल गया। इसका नाम भी है, आप जानते हैं, एक के सेल है, एक के है, ए एल है, ए एम है और ए एन है। के एल एम एन हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेल का ये ऑर्बिट का ये। अब एक चीज अब बताया गया कि अगर एन का वैल्यू दिया हुआ है तो नंबर ऑफ आप सब सेल निकाल सकते हैं, और उसका फार्मूला क्या था कि नंबर ऑफ सब सेल बराबर वैल्यू ऑफ एन, यानी सब सेल का संख्या उतना होगा उसमें जितना एन का वैल्यू होगा। तो यहां एन का वैल्यू क्या है, 1 है, एन का वैल्यू क्या है, 1 है। तो यानी यहां नंबर ऑफ अगर सब सेल पूछा जाए बच्चों, इसमें नंबर ऑफ सब सेल पूछा जाए, सब सेल, तो क्या होगा, 1। क्या होगा, 1 होगा। यानी इसमें एक सब सेल होगा, ये सब सेल दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, सब सेल, जिसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से। सब सेल, पहला सब सेल कौन होता है, एस होता है। रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं। ए आप कंफ्यूजन नहीं, ए नहीं कहिएगा कि एन बराबर 1 होगा तो एस सब सेल, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। एन का वैल्यू सब सेल का संख्या बताएगा, सब सेल के बारे में नहीं बताएगा। कंसेप्ट क्लियर करिए, यहां क्लियर करिए, ठीक है। एगो गाना आया था, सुने होंगे, भोजपुरी गाना बहुत फेमस है, ठीक है। वो ऐसा गाना है कि कोई भी टीचर पढ़ाता हर क्लास में रिपीट हो जाता है, ठीक है, स्वाभाविक बात है। कोई भी काम करते हैं तो बोलते हैं ना ठीक है, इसलिए गाना ज्यादा फेमस हुआ। तो यहां क्या कंसेप्ट क्लियर करना है कि एन का वैल्यू अगर पता रहेगा तो आप वहां से सब सेल का संख्या बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सब सेल होगा। यानी एन बराबर 1 है तो ये मत बोलना कि ये सब सेल है, गलत मत होना चाहिए। बस ये होना चाहिए कि सब सेल एक होगा और कौन होगा, एस होगा। सब सेल 1 होगा और वो कौन होगा, एस होगा। एन बराबर 2, यहां नंबर ऑफ सब सेल कौन होगा, नंबर ऑफ सब सेल यहां होगा 2 होगा। नंबर ऑफ सब सेल क्या होगा, 2 होगा। यानी इसमें कितना सब सेल दिखाइएगा बच्चों, 2 दिखाइएगा, 2। एक इसमें एस होता है और एक पी होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। एन का वैल्यू 1 तो सब सेल का संख्या क्या होगा, 1, और पहला सब सेल क्या होता है, एस। एन का वैल्यू 2 तो सब सेल का संख्या कितना होगा, 2, और कौन कौन होगा उसमें, एक एस होगा और एक क्या होगा, पी होगा। चुटकियों में सब सेल ऑर्बिटल का क्लियर कर लेना है। एन का वैल्यू 3 तो आप जान रहे होंगे कि नंबर ऑफ सब सेल कितना होगा, नंबर ऑफ सब सेल यहां कितना होगा भाई, बोला जाए 3 होगा। तो यहां कितना लाइन ड्रॉ करेंगे मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, इंटेलिजेंट बच्चों, 3। कौन कौन होगा, एक एस होगा, एक पी होगा, एक डी होगा, एस पी डी। बार बार कंफ्यूज नहीं करना है कि एन का, अब देखो ना, एन बराबर 1 के लिए भी एस आया है, एन बराबर 2 है उसमें भी एस आया है, एन बराबर 3 आया है उसमें भी एस आया है। तो ये तो आप नहीं ना कर। अब एजुमथल देखते हैं,
प्रिंसिपल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था देख लिए हम लोग। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है आपको हम बता दिए। अब अगला क्वांटम नंबर एजीमुथल। प्रिंसिपल बोला कि भाई अब मेरे पास इंफॉर्मेशन कोई नहीं है, अब आप जाइए एजीमुथल के पास। तो अब आ गए हम एजीमुथल के पास। एजीमुथल क्वांटम नंबर को बोला गया है कि ये गिवन बाय समरफेल्ड। समरफेल्ड ने दिया है। ए इंपॉर्टेंट नहीं है। ए जैसे पिछले उसमें प्रिंसिपल वाला में क्या बताए थे कि वो बोर ने प्रपोज किया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोर क्यों प्रपोज किया भाई? क्योंकि ऑर्बिट का प्रपोज किसने किया था? बोर ने। ऑर्बिट के बारे में किसने बताया? बोर ने ही बताया। और चूंकि एन का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिट या सेल को, इसलिए उसको क्या बोलते हैं कि बोर ने दिया। अब समरफील्ड ने क्या बताया कि जिस तरह से एनर्जी लेवल, जैसे n बराबर 1 है तो फर्स्ट सेल हुआ यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल, n बराबर 2 है तो सेकेंड सेल हुआ नहीं सेकेंड एनर्जी लेवल। तो जिस तरह से एटम के अंदर एनर्जी लेवल होता है उसी तरह समरफील्ड ने कहा कि सब एनर्जी लेवल होता है। सब एनर्जी लेवल यानी सब सेल होता है, तो इसीलिए समरफील्ड से आया है। तो एक खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एल से डिनोट करेंगे। डिनोशन एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका नाम है, इसका एक दो नाम और है, जैसे इसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। तो ये नाम लिखा हुआ है कि इट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। तो ये सिंपल चीज है, डिनोशन याद रखना है। इट टेल्स अबाउट शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 3D स्पेस। ये क्या बताता है? वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो एटम के अंदर पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो किस आकार का होगा वो कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। हम लोग देखते हैं ना कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। का एटम के अंदर किसी स्पेस किसी रीजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और कहीं बहुत कम होगा। और जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होता है उसी को क्या बोले थे? ऑर्बिटल डिफाइन किए थे। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फाउंड है एटम के अंदर पाया जा रहा है जो, तो उसका शेप क्या होगा? यानी वो उसकी शेप में एडजस्टेड है, वो शेप किससे आता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर से इन 3D स्पेस। तो इंपोर्टेंट है। n का वैल्यू क्या लेते हैं? n बराबर 1 से लेकर कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है, 1 टू इंफिनिटी आप जा सकते हैं। l का वैल्यू जो होता है वो n के वैल्यू से निकाला जाता है। l का वैल्यू यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू से। यानी n का वैल्यू पता रहेगा ना तो हम किसका वैल्यू निकालेंगे? l का। यानी एक तरह से ये कहें कि l डिपेंडेंट है किस पर? n पर। तो देखिए फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, यानी अगर n का कोई एक पार्टिकुलर मान दिया हुआ है तो उसके लिए l का जो वैल्यू होगा उसका फॉर्मूला होगा 0 to n-1। ये समझ में आ रहा है आपको? यानी अगर n का कोई एक पार्टिकुलर मान दिया हुआ है तो उससे हम लोग l का मान फाइंड कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है? 0 to n-1। यानी 0 से स्टार्ट करना और कहां तक जाना है? n-1। यानी n का जो वैल्यू है ना उससे एक कम, उससे एक कदम पीछे रह जाना है। उससे एक कदम क्या है? पीछे रह जाना है। समझ में आ रहा है? जैसे इसको यहां पर समझते हैं कि अगर यहां पर देखिए कि मान लो कि एक सिंपल नंबर लाइन ले रहे हैं, तो ए हुआ तुम्हारा 0, ए हुआ 1 2 3 4, इस तरह से 100 डॉट आगे हो गए, नंबर लाइन है। अब मान लिया जाए कि मेरे पास n का वैल्यू, आपके पास n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू क्या है? 1 है। तो l का वैल्यू लिखना है। n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू लिखना है। तो l का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, 0 और n-1 यानी
जो n का जो वैल्यू है उससे एक स्टेप, एक कदम पहले रुक जाना है। तो n बराबर 1 है, तो 1 से पहले तक केवल 0 ही है। n बराबर क्या दिया हुआ है? 1 दिया है। तो n का बराबर ही नहीं करना है, उससे एक कदम यानी एक स्टेशन पहले आपको उतर जाना है। तो 1 से पहले केवल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। उसी तरह मान लिया जाए दूसरा, यहां पर अगर n का वैल्यू 2 दिया हुआ है, l का वैल्यू आपको लिखना है, तो क्या होगा बोलिए? l का वैल्यू लिखना है तो क्या हो जाएगा बोलिए? तो l का वैल्यू हमेशा स्टार्ट करना है 0 से, तो 0, 0 के बाद क्या आता है? 1, उसके बाद क्या आता है? 2, लेकिन n का वैल्यू क्या है? 2, यानी उससे एक स्टेप पहले रुक जाना है, उसके बराबर ही नहीं करना है। यानी n बराबर 2 है तो l का वैल्यू 0 होगा और क्या होगा? 1 होगा। l का वैल्यू 0 और 1 होगा। एक चीज यहां से समझ में आना चाहिए कि l का जो टोटल वैल्यू संख्या में निकल रहा है वो n के वैल्यू के बराबर है। जैसे अगर n का वैल्यू दिया हुआ है तो पूछे कि l का वैल्यू यानी टोटल वैल्यू संख्या में नंबर में कितना होगा, तो उसी के बराबर। जैसे अगर n बराबर 3 है तो l का टोटल मान कितना आएगा? 3 आएगा। n बराबर 4 है तो l का मान क्या आएगा? 4। यहां से देखिए आ भी रहा है। उसी तरह मान लिया जाए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, n बराबर 4 लेते हैं डायरेक्ट। तो l बराबर क्या क्या हो सकता है बोलिए? l बराबर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 0 से 1, 2, 3। क्या 4 लेंगे? नहीं, 4 का बराबर ही नहीं करना है, n का बराबर ही नहीं करना है, उसे एक कदम पहले। तो n 4 लिए हैं तो 4 से पहले 0 से स्टार्ट करना है और एक पहले रुकना है। तो 4 से पहले क्या यानी 3। तो देखिए 1, 2, 3, 4 टोटल संख्या में कितना आया? 4, जो कि इसके वैल्यू के बराबर है, जो कि इसके वैल्यू के क्या है? बराबर है। क्लियर हो रहा है? यानी n का कोई पार्टिकुलर मान दिया हुआ है तो l का मान आप फाइंड कर सकते हैं। एक क्लियर होना चाहिए, समझ में आ रहा है? अब इसको और बताएंगे कोरिलेट करके, हर एक क्वांटम नंबर को कोरिलेट करना है। ये 3 क्वांटम नंबर जो है ना, शुरू वाला प्रिंसिपल, एजीमुथल और क्या मैग्नेटिक, ये तीनों कहां से आया है? किसके सॉल्यूशन से? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यानी ये तीनों में रिलेशन होगा, ये तीनों में क्या होगा? रिलेशन होगा, क्योंकि तीनों कहां से निकल कर आया है? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। तो ए हो गया। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि अगर n का मान, कोई एक n का मान पार्टिकुलर मान आपको दिया हुआ है तो l का मान बता सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ ये भी समझना है। कहने का मतलब ये है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अगर n का मान 4 है, n का मान क्या है? 4 है, तो क्या l का मान 2 हो सकता है? आपको दिमाग में दौड़ेगा कि l का मान जो होगा 0 to n-1, यानी 0 n-1 यानी 4 है, 4 से एक पहले यानी 0, 1, 2, 3। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको यहां दिखाई दे रहा है टोटल 4 वैल्यू, इसी में से कोई एक l का मान होगा तो सही होगा, इसके बाहर का होगा तो गलत होगा। यानी n बराबर 4 के लिए l बराबर 2 ले सकते हैं, ले सकते हैं। n बराबर 4 के लिए l बराबर 1 ले सकते हैं, ले सकते हैं। n बराबर 4 के लिए l का 3 हो सकता है, हो सकता है। अब कोई बोला n बराबर 4 के लिए l का मान 4 हो सकता है, नहीं, ये सेट में नहीं ना आया है। यानी n बराबर 4 के लिए 4 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, इसी में से कोई एक होगा तो वही सेट सही होगा। तो ये क्लियर होना चाहिए, और इसको आगे हम देखेंगे भी और देखेंगे। अब देखिए इंफॉर्मेशन गिवन बाय एल, ए क्या, एल से इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा? ए क्या हो गया? ये तो हुआ कि एल एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका ये 2 नाम एक्स्ट्रा है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर का मतलब मकसद क्या है, ये क्या कहता है? तो ये इलेक्ट्रॉन का शेप बताता है। और एल का वैल्यू एन के वैल्यू से कैलकुलेट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला है। अब एल से इंफॉर्मेशन निकल कर क्या आएगा? जैसे एन से इंफॉर्मेशन क्या आया था कि एन का वैल्यू पता रहने से हम लोग सेल नंबर निकाल लेते हैं,
पहला सेल दूसरा सेल, चाहे किसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है सारा। तो एल का वैल्यू, तो अब देखिए कह रहा है डिफरेंट वैल्यू ऑफ एल गिव्स द नेम ऑफ डिफरेंट सबसेल विथ एन एनर्जी लेवल। एक एनर्जी लेवल में कितना सबसेल होगा, यानी सब एनर्जी लेवल होगा, वो किसके वैल्यू से पता चलेगा? एल के वैल्यू से। एन के वैल्यू से एनर्जी लेवल पता चलता है। एन बराबर 1 है तो फर्स्ट एनर्जी लेवल, एन बराबर 2 है तो सेकेंड एनर्जी लेवल। एल के वैल्यू से क्या पता चलता है? सब एनर्जी लेवल, यानी सब सेल। तो वही कह रहा है कि एल का जो डिफरेंट वैल्यू आपको देगा वो डिफरेंट सब सेल के बारे में बताएगा, यानी एक एनर्जी लेवल में कितना सब सेल हो सकता है ये हम बता चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल वाला में ही वो बताए थे। फार्मूला क्या था कि एन का वैल्यू दिया रहेगा तो नंबर ऑफ सब सेल क्या होता है? एन के बराबर ही एन के बराबर होता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है? एन स्क्वायर होता है। तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब देखिए, अब यहां से आइए, यहां देखिए, ए है एल बराबर 0 और यहां सब सेल लिख रहे हैं, सब सेल। एल बराबर 0 के लिए एस सब सेल होता है। ये थोड़ा सा हिंट दे दिए थे, तो प्रिंसिपल वाला में ही बता दिए थे। एल बराबर अगर 1 है तो इसके लिए पी सब सेल होगा। एल बराबर 2 है तो इसके लिए होगा डी सब सेल होगा। एल बराबर 3 है तो एफ होगा। एल बराबर 4 है तो जी होगा। आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूज तो एफ ही तक होगा, एक जी वाला बता दिए हैं। क्योंकि जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है। ऐसे आगे आप बढ़ सकते हैं। एल बराबर 5 होगा तो जी के बाद एच आएगा। अब जो मतलब जो लेटर आगे आते जाएगा जी एच आई जो। तो एल बराबर 0 के लिए अब ये याद हो जाना चाहिए, मेमोरी में याद कर लेना है। एल बराबर 0 तो ए सब सेल, एल बराबर 1 तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? पी सब सेल। एल बराबर 2 तो डी, एल बराबर 3 तो एफ, एल बराबर 4 तो जी, एंड सो आगे चलते रहेगा। एन के वैल्यू सेल नंबर दे देता है और एल का वैल्यू क्या दे दिया? सब सेल दे दिया। अब अगला इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का संख्या बताया था, लेकिन किस में बताया था? सेल में। किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है उसका फॉर्मूला क्या है? 2n²। किसी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा उसका फॉर्मूला हो 2 × 12+1, चाहे 4l+2 बोलिए, जैसे बोलिए। तो सब सेल में इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू पता रहेगा तब। जबकि सेल में कहां से आएगा? किसके वैल्यू पता रहेगा? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। तो ये सब इंपोर्टेंट फॉर्मूला है सब, कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, किसी सब सेल में इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? 2 × 12+1। अब ये कैलकुलेशन यही कर लेते हैं, ये कैलकुलेशन यही कर लेते हैं। ये सब सेल हो गया। यहां हम लिख देते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैक्सिमम शॉर्ट में आ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखा जाए एस सब सेल में निकालना है। क्या निकालना है? एस सब सेल। फॉर्मूला यहां है। एस सब सेल के लिए का वैल्यू क्या है? 0। एस सब सेल के लिए का वैल्यू 0, इसमें पुट कीजिए, देखिए पुट कीजिए। 2 × 0 क्या होगा? 0, 0+1 क्या होगा? 1, 1 × 2 क्या होगा? 2। यानी यहां पर जो आपका रिजल्ट आने वाला है ये 2 आने वाला है। क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। एल का मान भाई पुट करना है, क्योंकि अब तो आप जान चुके कि एस के लिए एल का वैल्यू क्या होगा, पी के लिए, डी के लिए। तो अब पी सब सेल में निकालना है, तो एल का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1। तो पुट करो 2 × 1, 2 + 6 आ जाएगा। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये हो गया 6। एफ सब सेल के लिए एल का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा? 3 पुट कीजिएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा?
14 आ जाएगा। जी के लिए एल का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा, 4 पुट कीजिएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 पुट करो तो हो गया क्या, 18 हो गया। तो एक तो ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। उसके बाद ये सब तो खैर याद ही होगा बहुत लोग को, ये सब भी डायरेक्ट याद होना चाहिए, ए जी तक निकालना अलग बात है। हम बार बार बोलते हैं एग्जाम में समय बचाना भी, ऐसे ये सबको याद रहता है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय तो अपने आप ये नहीं याद रहेगा तो कैसे होगा। यानी एस में आप मैक्सिमम दो सकते हैं, पी में कितना 6 फिल कीजिएगा, डी में कितना 14 और जी में कितना, इस तरह से ये सबका इस तरह से है मैचिंग, मतलब ए इसका है ध्यान रखिएगा, डी का ये है, ए एफ का है और ए जी का। एक चीज यहां और समझने वाली बात है, हम यहां क्या लिखे हैं, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं लिखे हैं, मैक्सिमम। रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध कहां लगाया गया है, मैक्सिमम पर। क्या मिनिमम के बारे में कुछ कहा गया है, नहीं। किसके बारे में क्या है, मैक्सिमम। कहने का मतलब यह है आपके पास कितना भी इलेक्ट्रॉन हो, आपके पास, जैसे चलो एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, मान लो कि कोई व्यक्ति है उसको रसगुल्ला खाने का आदत है, जैसे गोलू है, गोलू खूब रसगुल्ला खाता है, तो मान लो बचपन में रसगुल्ला उसको मिला, 1-2 मिला, खाया खाया, उसके बाद वो जब बड़ा हो गया तो एक पार्टी में उसको ले गया। तो जब गोलू पार्टी में पहुंचा तो गोलू बहुत रसगुल्ला खाता था, वहां जाने के बाद उसको ये बताया गया कि आज रसगुल्ला यहाँ छूट के चल रहा है, गोलू को जितना खाना है खा सकता है। गोलू खुश, बोला रसगुल्ला तो मेरा फेवरेट है। अब वो रसगुल्ला खाने लगा, खाते 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 गोलू टोटल 11 रसगुल्ला खाया। अब बाकी उसका फ्रेंड था भोलू, बोला कि गोलू और खाओ, गोलू बोला नहीं भोलू, अब ये मेरा ये लास्ट था 11, अब इससे ज्यादा नहीं खा सकते। तो यानी ये क्या हुआ कि गोलू को उस दिन पता चल गया कि मैक्सिमम रसगुल्ला खाने का उसका कैपेसिटी कितना है, 11 है। मैक्सिमम रसगुल्ला वो कितना खाएगा, 11। अब बताइए गोलू किसी ऐसा पार्टी में गया जहां 2-2 रसगुल्ला मिला, जनरली 2-2 रसगुल्ला मिलता है, तो क्या गोलू नहीं खाएगा, क्या गोलू वहां हंगामा करेगा, नहीं, 2 मिलेगा तो खा लेगा। कहने का मतलब क्या, मैक्सिमम उसका कैपेसिटी लिमिट है, यानी वो 11 खाएगा, लेकिन मिनिमम में उसको जो मिलेगा लेगा, 1 मिलेगा 1 लेगा, 2 मिलेगा 3 मिलेगा। तो मैक्सिमम पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है इससे मायने नहीं करता है। एस को जब दीजिएगा, 1 मिनट, ये थोड़ा सा मैचिंग उल्टा हो गया है। ए वाला एस का है 2, पी का 6, डी का 10 और ओहो थोड़ा सा इसको सुधार देते हैं, ये रसगुल्ला के चक्कर में सब हो गया। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मिसप्रिंट इसलिए हो गया है कि मैं आज भोज खा के आए हैं हम भी, इसीलिए दिमाग काम कर नहीं रहा है। तो यहां पर ये देखा जाए, एस के लिए निकाले थे तो एस के लिए एल का वैल्यू 0 था, तो ये कैलकुलेशन आसान है, तो यहां 0 रखे तो इसका 2 आया। पी के लिए निकाले तो एल का वैल्यू 1 था, तो 2 × 1 2 + 1 3 3:2 6 हो गया, तो पी का 6 हो गया। डी के लिए एल का वैल्यू 2 रखें तो 2:2 4 हो गया, 4 + 1 5 5:2 क्या हो गया, 10 हो गया। और एफ के लिए रखेंगे 3 तो 14 आएगा, और जी के लिए रखेंगे तो 18 आएगा। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ज्यादा नहीं, ये सब तो ऐसे भी आप लोग को आ ही रहा होगा अच्छे से। तो बात यहां मैक्सिमम पर चल रहा था, यानी एस को अगर 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तभी ले सकता है, 2 देंगे तभी ले सकता है, लेकिन 3 देने जाएंगे तो दरवाजा बंद कर लेगा।
डेंजरस, रेड बट वहां पर आपको रेड कलर दिखाई देगा। रेड समझते हैं ना, डेंजर होता है। बोलेगा नहीं भाई 2 से ज्यादा मेरे पास नहीं हो सकता है। पी को देने जाइएगा तो 1 भी लेगा, 2 भी लेगा, 3 भी लेगा, 4, 5, 6, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है 6। कहने का मतलब ये है मिनिमम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैक्सिमम में लिमिटेशन है। मिनिमम उसको जो दीजिएगा उसमें रख सकते हैं। तो ए हो गया सब सेल, और उस सब सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ए हो गया। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से 2 इंफॉर्मेशन आया। एक तो एल का वैल्यू क्या दे रहा है, सब सेल कौन होगा बता चुके हैं, एस पी डी एफ जी एच। उस सब सेल में इलेक्ट्रॉन, किसी भी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रखिएगा, 2 × 12 + 1। अब आइए इसमें और आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं कि अब ये इंफॉर्मेशन क्या देखता है। तो थर्ड पॉइंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में क्या है, यानी एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आपको ये पता होना चाहिए कि बताएं एटम स्फेरिकल है, ऑर्बिट जो सर्कुलर है। बोर ने प्रपोज किया कि ऑर्बिट सर्कुलर नेचर का होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr एक होता है। तो यहां पर जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो निकालना है किसी एक इलेक्ट्रॉन का, तो उसका फॉर्मूला ये है √L × L + 1 × h/2π। ये रूट में है, h/2π रूट से बाहर है। Bm मतलब बोर मैग्नेटॉन, Bm का फुल फॉर्म बोर मैग्नेटॉन। यानी किसी एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का वो जिस ऑर्बिट में है उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एक फॉर्मूला लगाइएगा, μL = √L × L + 1 × h/2π। Bm बोर मैग्नेटॉन। ये h/2π के जगह ये भी लिख सकते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसको h/2π के बदले ये इसको h को काटा हुआ है। अब h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट पहले बता चुके हैं, पाई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है। ये सब को वैल्यू से यहाँ मतलब नहीं है क्योंकि इसमें इसका क्वेश्चन करेंगे, इसका जो भी क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्मेट में रहेगा। ऐसे 1 Bm 1 बोर मैग्नेटॉन का फॉर्मूला ये होता है EH/4πmc। इसमें E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, H प्लस कांस्टेंट, 4π कांस्टेंट, A मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, C क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। एक बार सुन लो, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, E पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखिएगा। H क्या है, प्लस कांस्टेंट का वैल्यू रखेंगे। ये फिजिकल वाला करेंगे ना तो कैलकुलेट करेंगे। पाई हो गया, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, C क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट। जब ये वैल्यू रखते हैं तो ये आता है, ये याद रखिएगा तभी ठीक है, नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, इसका ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, इस पे सवाल भी हम आगे करवाएंगे। आप Bm का फुल फॉर्म बता दिए, बोर मैग्नेटॉन। यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 3 इंफॉर्मेशन देगा। L का वैल्यू पता रहेगा तो सब सेल पता चल जाएगा कि कौन सा सब सेल होगा, और किस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे उसका फॉर्मूला हो गया 2 × 12 + 1। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। तो ये क्लियर हो गया। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं एक और क्लियर, यानी ये पता चल गया ना कि n का, अभी बता रहे थे कि अगर n का वैल्यू दिया हुआ है तो जो l का वैल्यू होगा वो होगा 0 to n - 1, ऐसा हम बताए हैं, अभी ऐसा बताए हैं। तो n = 1 लेंगे तो n = 1 लेंगे तो l का मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी यहां जो नोटेशन बनेगा, सब एनर्जी लेवल का जो नोटेशन बनेगा वो बनेगा 1s। क्या बनेगा, 1s। कहने का मतलब क्या, इसका मतलब क्या, पहला सेल हो गया और सब सेल कौन हो गया, एस सब सेल। क्लियर हो रहा है। एल का वैल्यू 0 मतलब कौन सा सब सेल देता है, एस। अभी ना पढ़ाए थे, एल = 0, यहां लिख लो एल = 0। तो एल = 0 तो ए हो गया सब सेल, यहां सब सेल हम लिख देते हैं, सब सेल, तो ए हो जाएगा एस।
तो इसमें जो सेट बनता वो क्या बनता, 1s बनता। n बराबर अगर 2 है तो l का वैल्यू बताइए, l का वैल्यू बताओ। l का वैल्यू क्या आएगा, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 एक कैलकुलेट किए, एक पहले रुकना है, उसके बराबर ही नहीं करना है n-1, तो 2 से पहले एक रुक जाना है तो 0 1, यानी l बराबर 0 और 1। आप जानते हैं l बराबर 0 के लिए क्या होता है, a से ही लिख देते हैं, और l बराबर 1 के लिए कौन सबसेल होता है, p। अभी बताए हैं जस्ट कि l बराबर 0 के लिए s, l बराबर 1 के लिए p, यानी ये जो n बराबर 2 है इसमें दो सेट का फॉर्मेशन होगा, एक होगा 2s और एक होगा 2p, दो सब एनर्जी लेवल होगा। एक क्या हुआ, सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल। क्लियर हो रहा है, ठीक है। n बराबर 3 लीजिए, n बराबर 3 लीजिए, l का एकदम वैल्यू जल्दीबाजी में आप बताएं तो l बराबर क्या क्या आएगा, 0 आएगा, एक क्या आएगा, गोलू बोल रहा है 1, उसके बाद 2 आएगा, 3 ही आएगा क्योंकि एक इससे पहले रुक जाना है। अब एक चीज आप देख भी रहे हैं, l बराबर 0 के लिए कौन सबसेल, s, 1 के लिए कौन, p, 2 के लिए कौन, d, यानी n बराबर 3 में टोटल कितना सबसेल, 3। ए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा रहे तो उस समय बता ही दिए थे कि n का वैल्यू पता रहता है तो टोटल सबसेल कितना होगा ये बता सकते हैं। कौन कौन सबसेल होगा ये नहीं बताते, हाँ टोटल सबसेल की संख्या बता सकते हैं जो कि n के वैल्यू के बराबर होता है, ये बता चुके हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। अब यहां प्रूफ हो रहा है, पहले फॉर्मूला बता दिए थे कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n टोटल नंबर ऑफ सबसेल जो होता है इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n, यानी n का जो मान होता है, करा चुके हैं। अब ये प्रूफ हो रहा है, n बराबर 3 है यानी सबसेल कितना आएगा, 3। अब कौन कौन आ रहा है, s, p, d, ये पहले भी करा चुके हैं क्योंकि l का वैल्यू 3 मिल रहा है। यानी यहां पर जो सेट बनेगा क्या क्या बनेगा, बोलो अब तुम ही लोग बोलो, 3s बनता, 3p बनेगा और क्या बनेगा, 3d बनेगा। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। एक और देख लो लास्ट, n बराबर 4 है तो l का वैल्यू तुम ही लोग बता दो, l का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 3, 4 वैल्यू, n बराबर 4 है, टोटल 4, इसके लिए क्या, s सबसेल एक, इसको p d f आ गया, यहां समझ में आ रहा है, 0 1 2 3, यानी इसमें कौन कौन बनेगा। अब n का वैल्यू क्या है, 4, तो यहां क्या बनता, 4s 4p 4d और क्या बना, 4f। सब एनर्जी लेवल देख रहे हैं, सब एनर्जी लेवल 4 बना। एनर्जी लेवल 4 में सब एनर्जी लेवल टोटल कितना है, 4 संख्या में, एक s वाला, p वाला, d वाला और f वाला। तो n और l में रिलेशन हो गया, n का वैल्यू पता रहेगा तो l का वैल्यू बता सकते हैं। जैसे तुमसे कोई पूछा ऐसे कि बताइए n बराबर 6 है और l बराबर 4 है, क्या ये सही है, तो आप सोचिएगा क्योंकि l का फॉर्मूला होता है 0 to n-1, यानी l का वैल्यू, इसका l का मान 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, 5 तक, तो 0 से 5 के बीच में क्या आएगा, 4 आएगा, यानी ये सेट लिखा हुआ सही है, यानी ये जो सेट है करेक्ट है। कोई लिखता है n बराबर 5 है, l बराबर 5 है, तो n बराबर 5 के लिए l 5 नहीं हो सकता, उसे कम रुकना है, एक स्टेप पहले रुकना है, यानी ए सेट गलत है, ये जो सेट कोई बनाया है ये रॉन्ग है, इसको आप नहीं लिख सकते हैं। तो n और l में कॉम्बिनेशन आपको आ गया, क्लियर हो जाना चाहिए। n एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है जबकि l सब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां तक हम लोग को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्लियर होता है।
इस वीडियो में ये दो। अब अगला जो इसका लेक्चर होगा उसमें वो दो क्वांटम नंबर बचा है, मैग्नेटिक और स्पिन, वो खत्म हो जाएगा तो क्वांटम नंबर क्लियर होगा। जब चारों क्वांटम नंबर एक साथ पढ़ लेंगे तब चारों तीन, तो वो पहला जो तीन है बताए थे ना जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया है, तो वो तीनों तो एक दूसरे से रिलेटेड है, चौथा का इससे रिलेशन नहीं है। लेकिन जब चारों पढ़ लेंगे तो कॉम्बिनेशन आता है, इससे सवाल आता है तो सवाल भी करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर को, यहीं तक एंडिंग करते हैं। आप लेक्चर को ध्यान से देखिए। एक चीज और, हमेशा नोट्स बनाया कीजिए। जैसे बहुत सारा कोचिंग में एक से एक कोचिंग आ गया है तो बहुत जगह पीडीएफ मिलता है, लड़का बोलता है पीडीएफ दे दीजिए। नहीं, पीडीएफ कभी भी नहीं लो। मतलब ठीक है वो रखो, लेकिन अपना नोट्स बनाओ यार, इसका फायदा होता है। ऐसे थोड़े है, बुक में भी बहुत चीज है। नोट्स बनाओ, लिखने से ना मेमोरी में फिट होता है। इसलिए जितना बार तुम लिखोगे ना, समझो कि हम रफ कर रहे हैं, तो नोट्स बनाने से बहुत बेनिफिट होता है। तो आप नोट्स बनाते जाइएगा और इसको क्लियर करते जाइए। नंबर दे दिए हैं आपको, नंबर बता दिया गया है कि कोई भी आपका क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा उस व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उसको अगले लेक्चर में क्लियर किया जाएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि थोड़ा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, यदि वीडियो पसंद आता हो तो। अब मान लीजिए जिसको पसंद ही नहीं आएगा तो वो कहाँ से सब्सक्राइब लाइक करेंगे। चलिए तब तक के लिए ओके, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।